Jai Hind. Today's lecture we will learn the concept of merger graph. Merger graph are used to reduce the states in the case of incompletely specified machine. In the case of incompletely specified machine, some entry for next state and output are missing. For example, this is a state table for incompletely specified machine. प्रेजेंट स्टेट ए है, अगर इनपुट में I1 अप्लाई करते हैं जो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिलेगी वो स्पेसिफाई नहीं है, यहाँ पे डैश लगाया है। इसी तरह से यहाँ भी नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट स्पेसिफाई नहीं है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन। विद द हेल्प ऑफ मर्जर ग्राफ वी विल कैलकुलेट compatible states. After calculating the compatible states, we will merge the compatible states. After merging the compatible states, number of states will reduces. If number of state will reduces, the number of flip-flop will reduces. If number of flip-flop will reduces, the overall cost of the circuit will reduces. Now I will find compatible state by using merger graph. We have given present states. जितनी प्रेजेंट स्टेट्स दी हैं उतने हमने वर्टेक्स लेने हैं। हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है A to F, तो यहाँ पर मैंने A to F लिख लिए हैं। ये A to F होंगे वर्टेक्स। It contain the same number of vertices. These are the vertices. As the state table contains states, और इस केस में जो स्टेट टेबल है यहाँ पर टोटल 6 स्टेट्स है, तो टोटल जो वर्टिसेस ली वो 6 ली। अब मर्जर ग्राफ में क्या करेंगे, ए की मैं बी सी डी ई एफ के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा, इसी तरह से बी की सी डी ई एफ के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे, इसी तरह से प्रोसेस आगे करना है। अब टू स्टेट्स कंपैटिबल कब होंगी, फॉर एग्जांपल मैं ए बी को कंसीडर करता हूं। टू स्टेट्स कंपैटिबल कब होंगी, जब सारी की सारी इनपुट्स के लिए, यहाँ पर इनपुट्स है I1, I2, I3, I4, जो आउटपुट है वो सेम मिलनी चाहिए, वो है एसेंशियल कंडीशन। पर जो नेक्स्ट स्टेट है वो सेम भी हो सकती है, अगर वो सेम नहीं है तो वो आपस में कंपैटिबल होने चाहिए। अब पहले मैं ए की बी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा, ये दोनों है डैश डैश, मतलब ये डिफाइन नहीं है, तो इन दोनों को मैं सेम कंसीडर करूंगा। इसी तरह से I2 में चलते हैं, आउटपुट है सेम, एसेंशियल कंडीशन है आउटपुट सेम होनी चाहिए। I3 के लिए भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 1 है, ये डैश है, तो डैश को मैं 1 के इक्वल कंसीडर करूंगा। इसी तरह से I4 देखते हैं, यहाँ पर 1 ये डैश, तो इन दोनों को सेम लूंगा। अब ए बी कंपैटिबल कब होंगे इसको चेक करना पड़ेगा। आउटपुट सेम है, एसेंशियल कंडीशन है, और जो नेक्स्ट स्टेट है, इस केस में नेक्स्ट स्टेट है डिफरेंट। अगर नेक्स्ट स्टेट डिफरेंट होती है तो ए बी कंपैटिबल हो सकते हैं, अगर नेक्स्ट स्टेट आपस में कंपैटिबल होंगी। तो कंडीशन क्या है, ए और बी कंपैटिबल होंगे, ए बी कंपैटिबल होंगे जब ई और डी आपस में कंपैटिबल होंगे, ये है कंडीशन। मतलब ए बी अभी कंपैटिबल नहीं है। ये कंपैटिबल कब होंगे, जब ई डी कंपैटिबल होंगे। अगर ई डी कंपैटिबल नहीं होंगे तो ए बी भी कंपैटिबल नहीं होंगे। ए और बी को मैं बोलूंगा पोटेंशियली कंपैटिबल। ए और बी कंपैटिबल कब होंगे, जब ई डी आपस में कंपैटिबल होंगे, और जहां पर ये कंडीशन है तो ई डी को बोला जाता है इंप्लाइंड स्टेट। इसी तरह से ए की सी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे, डैश डैश F1 दोनों सेम है, यहाँ भी डैश है मतलब सेम है, यहाँ भी डैश है मतलब ये भी सेम है, अब ये भी डैश है तो ये भी सेम है। डैश को मैं सेम क्यों बोलता हूँ, जैसे ये है F1 तो ये है डैश, तो इस डैश में मैं F1 कंसीडर कर सकता हूँ, डैश मतलब मेरी चॉइस है। तो ए सी यहाँ पर कंपैटिबल है, अब ए सी है कंपैटिबल स्टेट, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरह से ए की डी के साथ कंपैटिबिलिटी देखते हैं, डैश डैश मतलब सेम, यहाँ पर डैश तो मतलब ये भी सेम, B1 C1, आउटपुट आप देख सकते हो सेम है। अब I4 के लिए भी चेक कर लेते हैं, डैश डैश मतलब आउटपुट सेम है। पहले आपने आउटपुट देखनी है, अब आपने नेक्स्ट स्टेट देखनी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट डिफरेंट है, मतलब ए और डी कंपैटिबल कब होंगे, जब बी और सी आपस में कंपैटिबल होंगे। तो ए और डी है पोटेंशियली कंपैटिबल स्टेट, ये कंपैटिबल कब होंगे, जब बी और सी आपस में कंपैटिबल होंगे, और बी और सी को बोला जाता है इंप्लाइंड स्टेट्स। इसी तरह से ए की मैं ई के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा, डैश मतलब सेम, अगेन यहाँ पर डैश है मतलब सेम। अब यहाँ पर देखो आउटपुट डिफरेंट हो चुकी है, यहाँ पर आउटपुट 1, यहाँ पर 0।
I3 इनपुट के लिए आउटपुट डिफरेंट है। अगर आउटपुट डिफरेंट है तो स्टेट कंपैटिबल नहीं है, तो ए और ई के बीच में कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, मतलब ये कंपैटिबल नहीं है। अब ए का मैं एफ के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा, डैश मतलब सेम, आउटपुट वन मतलब यहाँ पर सेम है, पर I3 के लिए भी आउटपुट चेक कर लेते हैं। सभी इनपुट्स के लिए आउटपुट सेम होनी चाहिए, यहाँ पर 1, यहाँ पे 0, मतलब आउटपुट हो चुकी है डिफरेंट, मतलब ए और एफ भी आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो ए और एफ के बीच में कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। ए की मैंने डिफरेंट स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक कर ली है। अब बी की मैं रिमेनिंग स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा। अब बी की चेक करूंगा तो ए के साथ नहीं करनी है, मुझे नीचे वाली स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। ए और बी की ऑलरेडी पहले हम कंपैटिबिलिटी चेक कर चुके हैं। अब बी की सी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा, डैश मतलब सेम, यहाँ भी डैश है मतलब सेम, सेम मतलब ये जो डैश है अनस्पेसिफाई है, इसको मैं D1 कंसीडर कर सकता हूँ। ये दोनों डैश मतलब सेम, यहाँ पर डैश मतलब सेम। अब बी और सी कंपैटिबल है, तो बी और सी के बीच में डायरेक्ट अनब्रोकन लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब बी की डी के साथ कंपैटिबिलिटी देखते हैं, डैश सेम, यहाँ पर डैश सेम, अगेन डैश सेम, मतलब बी और डी कंपैटिबल है, तो डायरेक्ट एक लाइन बी और डी के बीच में ड्रॉ करनी है। बी की मैं ई के साथ देखता हूँ, डैश मतलब सेम, डैश मतलब सेम, डैश मतलब सेम, अगेन आउटपुट सेम है। अब नेक्स्ट स्टेट देखेंगे, यहाँ नेक्स्ट स्टेट भी सेम है, तो ये कंपैटिबल है, मतलब बी और ई कंपैटिबल है, तो बी और ई के बीच में मैं डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ करूंगा, बी और ई आर कंपैटिबल। अब बी की एफ के साथ कंपैटिबिलिटी देखते हैं, डैश मतलब सेम, आउटपुट सेम है, पर नेक्स्ट इनपुट के लिए भी आउटपुट चेक कर लेते हैं। आउटपुट एसेंशियल कंडीशन है, अगर किसी एक इनपुट के लिए भी आउटपुट सेम नहीं होती तो वो कंपैटिबल नहीं है। यहाँ पर डैश मतलब सेम, यहाँ भी डैश मतलब सेम, तो I2 देखना पड़ेगा, आउटपुट तो है सेम पर नेक्स्ट स्टेट है डिफरेंट, मतलब ये पोटेंशियली कंपैटिबल स्टेट्स हैं। बी और एफ कंपैटिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बी और एफ कंपैटिबल कब होंगे, जब इंप्लाइंड स्टेट आपस में कंपैटिबल होंगी, और इंप्लाइंड स्टेट है एडी, तो बी और एफ कंपैटिबल होंगे जब इंप्लाइंड स्टेट एडी आपस में कंपैटिबल होंगे। अब बी की मैंने रिमेनिंग स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक कर ली, अब सी की मैं रिमेनिंग स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा। पहले सी की डी के साथ करूंगा, डैश मतलब सेम, डैश डैश सेम, डैश मतलब सेम, डैश डैश सेम, मतलब सी और डी कंपैटिबल है, तो डायरेक्टली अनब्रोकन लाइन ड्रॉ करनी है। सी की ई के साथ कंपैटिबिलिटी देखते हैं, यहीं पर ही आउटपुट डिफरेंट हो चुकी है, मतलब ये आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो सी और ई के बीच में कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। सी और एफ को देखते हैं, अगेन यहीं पर ही आउटपुट डिफरेंट हो चुकी है, 1 और 0, मतलब सी और एफ भी आपस में कंपैटिबल नहीं है, सी और एफ के बीच में कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। अब सी के लिए मैंने चेक कर लिया, अब डी के लिए चेक करते हैं। पहले डी का मैं ई के साथ चेक करूंगा, क्या डी ई के साथ कंपैटिबल है, डैश मतलब सेम, डैश मतलब सेम, इसको देखो आउटपुट डिफरेंट है, आउटपुट डिफरेंट हो चुकी है, मतलब डी और ई आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो डी और ई के बीच में कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। अब डी का एफ के साथ देखते हैं, डैश मतलब सेम, डैश मतलब सेम, इसको देखो इनपुट I3 के लिए आउटपुट डिफरेंट है, अगर आउटपुट डिफरेंट हो जाती है तो कंपैटिबल नहीं है, तो डी और एफ के बीच में कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। अब डी की कंपैटिबिलिटी चेक कर ली, अब ई की नीचे वाली स्टेट एफ के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बी की कंपैटिबिलिटी चेक करता हूं, तो बी की मैं नीचे वाली स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा, बी की ए के साथ नहीं करनी है। जब ए की कंपैटिबिलिटी चेक की थी तो बी के साथ ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो ई की करनी है तो नीचे वाली स्टेट एफ के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। आउटपुट यहां पर देखो सेम, रिमेनिंग इनपुट्स के लिए भी देख लेते हैं, डैश मतलब सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ पर डैश मतलब सेम, यहाँ भी आउटपुट सेम, यहाँ भी आउटपुट सेम, पर नेक्स्ट स्टेट डिफरेंट है, यहाँ पर है सी डी, यहाँ पर है ए बी, तो ई और एफ कंपैटिबल कब होंगे, जब टू स्टेट्स मतलब इंप्लाइंड स्टेट ए बी एंड सी डी आपस में कंपैटिबल होंगे। इसी मर्जर ग्राफ बताएगा कि जिन स्टेट्स के बीच में डायरेक्ट अनब्रोकन लाइन है वो है कंपैटिबल स्टेट, ए और सी आपस में कंपैटिबल है, बी और सी आपस में कंपैटिबल है, सी और डी आपस में कंपैटिबल है, फिर ये जो ए और बी है
ये पोटेंशियली कंपैटिबल स्टेट्स हैं, ये कंपैटिबल हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। ये कंपैटिबल कब होंगी, मतलब ए और बी कंपैटिबल कब होंगी, जब ईडी आपस में कंपैटिबल होंगी, और ईडी को बोला जाता है इंप्लाइंड स्टेट्स। इसी तरह से ई और एफ, ई और एफ कंपैटिबल आपस में कब होंगे, जब इंप्लाइंड स्टेट्स ए बी एंड सी डी आपस में कंपैटिबल होंगे। अगेन बी और एफ कंपैटिबल कब होंगे, जब ए डी आपस में कंपैटिबल होंगे। ए और डी कंपैटिबल कब होंगे, जब बी और सी आपस में कंपैटिबल होंगे। बच्चों मैं चेक करूंगा ये जो पोटेंशियली कंपैटिबल स्टेट्स हैं क्या ये आपस में कंपैटिबल है कि नहीं है। जैसे ए और बी, ये आपस में कंपैटिबल कब होंगे, जब ई और डी कंपैटिबल होंगे। अब ई और डी की मैं कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करूंगा, मैं ये देखूंगा ई और डी के बीच में अनब्रोकन स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। ई और डी के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मतलब ई और डी कंपैटिबल नहीं है। अगर ई और डी कंपैटिबल नहीं है तो ए और बी भी कंपैटिबल नहीं होंगे, मतलब ए और बी आपस में कंपैटिबल नहीं है। इसी तरह से इसको चेक करते हैं, बी और एफ कंपैटिबल कब होंगे, जब ए और डी आपस में कंपैटिबल होंगे। क्या ए और डी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं है। ए और डी के बीच में अनदर इंप्लाइंड स्टेट है बी सी, मतलब ए और डी कंपैटिबल होंगे अगर बी सी कंपैटिबल होंगे। मैंने क्या किया, डी और एफ कंपैटिबल कब होंगे, जब ए डी कंपैटिबल होंगे। अब क्या ए और डी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं है। ए डी के बीच में अनदर इंप्लाइंड स्टेट है, मतलब ए और डी कंपैटिबल होंगे अगर बी सी कंपैटिबल होगा। पहले मैं बी सी को चेक करता हूँ, क्या बी सी के बीच में डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। डी और सी के बीच में लाइन है, मतलब बी सी कंपैटिबल है। अगर बी सी कंपैटिबल है तो बाय डिफॉल्ट ए डी भी कंपैटिबल हुआ, मतलब ये ए डी भी कंपैटिबल है। अब इसको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ए डी कंपैटिबल है। अगर ए डी कंपैटिबल है तो बी एफ भी कंपैटिबल है, मतलब ये जो बी एफ है ये भी कंपैटिबल है। अब इसको चेक करेंगे क्या ई एफ आपस में कंपैटिबल है। ई एफ कंपैटिबल होगा अगर ए बी एंड सी डी कंपैटिबल होंगे, ये दोनों कंपैटिबल होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर पैरेलल में लिख रहा हूँ। ए बी कंपैटिबल चाहिए साथ में सी डी, मतलब ई एफ कंपैटिबल होंगे जब दोनों ए बी और सी डी कंपैटिबल होंगे। अब क्या ए बी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं है। बच्चों ए बी कंपैटिबल नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि ई डी कंपैटिबल नहीं है। ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ, ए बी कंपैटिबल नहीं है बिकॉज ई डी कंपैटिबल नहीं है, तो ए बी कंपैटिबल नहीं है। सी डी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ई एफ कंपैटिबल होगा जब दोनों कंपैटिबल होंगे। अब ए बी कंपैटिबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ई एफ भी कंपैटिबल नहीं है। ई एफ कंपैटिबल नहीं है तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा क्रॉस। अब बच्चों जो स्टेट्स कंपैटिबल नहीं है उसको बोला जाता है इनकम्पैटिबल स्टेट्स। जैसे ए बी कंपैटिबल नहीं है तो मैं इसको बोलूंगा इनकम्पैटिबल स्टेट। ई एफ भी इनकम्पैटिबल स्टेट है। इसी तरह से ई और डी के बीच में कोई लाइन ड्रॉ नहीं है तो ई और डी भी इनकम्पैटिबल स्टेट्स हैं। साथ में इनकम्पैटिबल स्टेट्स को आप अनकम्पैटिबल स्टेट भी बोल सकते हो, या फिर इनकम्पैटिबल स्टेट्स को आप नॉन कम्पैटिबल स्टेट्स भी बोल सकते हो। इसके आगे हम बनाएंगे सिंप्लीफाइड मर्जर ग्राफ। सिंप्लीफाइड मर्जर ग्राफ में जो स्टेट्स इनकम्पैटिबल थी उनके बीच में कनेक्शन नहीं लगाते हैं। जैसे ए बी इनकम्पैटिबल स्टेट थी, ए और बी के बीच में लाइन ड्रॉ नहीं की। ई और एफ इनकम्पैटिबल स्टेट थी, लाइन ड्रॉ नहीं की। अब बी और एफ कंपैटिबल स्टेट हो गई थी, रीजन था ए डी कंपैटिबल था, तो बी और एफ के बीच में लाइन ड्रॉ कर दी है। इसी तरह से ए और डी कंपैटिबल है तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। डी और सी कंपैटिबल है, बी और सी भी कंपैटिबल है, और बी और डी भी आपस में कंपैटिबल है। तो दिस इज ए सिंप्लीफाइड मर्जर ग्राफ। सिंप्लीफाइड मर्जर ग्राफ में से जो इन कंपैटिबल स्टेट्स थी, मतलब जो नॉन कंपैटिबल स्टेट्स थी, वो कनेक्शन हम रिमूव कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ए और बी और ई और एफ के बीच की जो लाइन थी वो यहाँ पर रिमूव कर दी। अब इसके आगे लिखेंगे कंपैटिबल पेयर। कंपैटिबल पेयर कैसे लिखेंगे, जैसे ए और सी आपस में कंपैटिबल है तो इसको मैंने लिख दिया पेयर में। ए और डी कंपैटिबल है तो इसको लिख दिया पेयर में। ए के सारे कंपैटिबल पेयर लिख लिए, अब बी के लिए लिखूंगा। बी और सी आपस में कंपैटिबल है। अगेन बी डी के साथ कंपैटिबल है। अगेन बी ई के साथ कंपैटिबल है।
अगेन बी एफ के साथ कंपैटिबल है। इसी तरह से सी और डी भी आपस में कंपैटिबल। तो बी हैव 7 कंपैटिबल पेयर्स, ए सी ए डी बी सी बी डी एफ सी डी। कंपैटिबल पेयर्स क्या बताएगा, ये जो ए सी स्टेट्स हैं ये आपस में कंपैटिबल हैं, मतलब इनको मैं मर्ज कर सकता हूँ। इसी तरह से ए डी आपस में कंपैटिबल है, मतलब इन टू स्टेट्स को मैं मर्ज कर सकता हूँ। इसी तरह से बी सी आपस में कंपैटिबल्स हैं, मतलब इनको मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मैक्सिमल कंपैटिबल्स। मैक्सिमल कंपैटिबल्स में ये चेक किया जाता है कि ये जो कंपैटिबल पेयर है क्या इनको फर्दर हम कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप ए सी ए डी और सी डी को देखते हैं तो इसका क्या मतलब है, ए इज कंपैटिबल विद सी, अगेन ए इज कंपैटिबल विद डी एंड सी इज कंपैटिबल विद डी। एक तरह से यहाँ पर क्लोज लूप बनती है। तो ए सी ए डी और सी डी को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ ए सी डी। अब ये क्या बताएगा, ये तीनों स्टेट्स ए सी डी आपस में कंपैटिबल हैं। इसी तरह से अगर मैं इसको चेक करता हूँ बी सी बी डी और सी डी को एक से ज्यादा ले सकता हूँ मैं, बी सी बी डी एंड सी डी। बी इज कंपैटिबल विद सी, बी इज कंपैटिबल विद डी एंड सी इज कंपैटिबल विद डी। अगेन एक तरह की क्लोज लूप बनती है। तो बी सी बी डी और सी डी को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ बी सी डी, मतलब तीनों स्टेट्स आपस में कंपैटिबल है। अगेन बीई और बीएफ में ये कंडीशन नहीं बनेगी, बीई एंड बीएफ। अब ये जो हमारे पास सेट बने, दिस इज नोन एज मैक्सिमल कंपैटिबल्स, मतलब ए सी डी आपस में कंपैटिबल है, मतलब ए सी डी को मैं मर्ज कर सकता हूँ, बी सी डी को मैं आपस में मर्ज कर सकता हूँ, और बी ई को आपस में मर्ज कर सकता हूँ, और बी एफ को भी आपस में मर्ज कर सकता हूँ। बच्चों ये जो मैक्सिमल कंपैटिबल्स हैं इसको आप सिंप्लीफाइड मर्जर ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, द मैक्सिमम कंपैटिबल्स कैन बी फाउंड बाय लुकिंग एट द मर्जर ग्राफ फॉर पॉलीगन्स which are not contained within any higher order complete polygons। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं सिंप्लीफाइड मर्जर ग्राफ को देखता हूँ, सिंप्लीफाइड मर्जर ग्राफ क्या बताता है कि AD आपस में कंपैटिबल है, AC आपस में कंपैटिबल है, CD आपस में कंपैटिबल है। इस तरह से आप यहाँ पर कंपैटिबिलिटी देखते हो। अगर मैं इसको देखता हूँ तो एक तरह से पॉलीगन बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। तो AC AD और DC को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ ACD। इसी तरह से अगर मैं इस ट्रायंगल को देखता हूँ, एक तरह की क्लोज ट्रायंगल बनती है, क्लोज पॉलीगन बनता है, मतलब बी सी डी को मैंने यहाँ पर कंबाइन कर दिया। अब आगे यहाँ पर पॉलीगन नहीं बनता है तो सिंपली आगे लिखा, तो सिंपली अब ये बीई और ये जो बी एफ कंपैटिबल है इनको मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो आप देख सकते हो, कैन बी फाउंड बाय लुकिंग एट द मर्जर ग्राफ फॉर पॉलीगन्स। जैसे इस केस में पॉलीगन्स कौन सी ली, ए सी डी एंड बी सी डी, विच आर नॉट कंटेन्ड विद इन एनी हायर ऑर्डर कंप्लीट पॉलीगन। मतलब यहाँ पर ये टू पॉलीगन्स जो हमने देखी ट्रायंगल, अब ये किसी हायर ऑर्डर पॉलीगन के अंडर नहीं है। हायर मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा ए डी सी, फॉर एग्जांपल जैसे था ए डी सी बी, अगर इस तरह से क्वाड्रिलेटरल भी बन जाता ए बी सी, ऐसे बना नहीं है, अगर इस तरह से बन जाता तो इनको मैं कंबाइन करके ए बी सी डी लिख सकता था। तो दिस इज ए मैक्सिमल कंपैटिबल्स। तो मैक्सिमल कंपैटिबल्स को आप कंपैटिबल्स पेयर की हेल्प से भी देख सकते हो या फिर सिंप्लीफाइड मर्जर ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हो। अब इसके आगे क्या करना है, हमने रिडक्शन करनी है, मतलब स्टेट को रिड्यूस करना है। वो कैसे करना है, हमने कैलकुलेट कर दिया मैक्सिमल कंपैटिबल्स, और वो कौन कौन से आए थे, ए सी डी बी सी डी बीई बी एफ। अब ये जो ए सी डी है इन स्टेट को मैं मर्ज कर सकता हूँ और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया अल्फा से। इसी तरह से बी और सी डी को मैंने मर्ज करके लिख दिया बीटा। इन तीनों को मैं मर्ज करूंगा। इसी तरह से ये जो बीई है इसको मर्ज करके मैं गामा से रिप्रेजेंट करूंगा। अब बच्चों मिनिमाइजेशन कैसे करना है, ये जो मैक्सिमल कंपैटिबल स्टेट्स हैं जैसे ए सी डी, इसको मैं कर दूंगा मर्ज, ए सी डी इसको मर्ज करके लिख दिया अल्फा। इसी तरह से बी सी डी, बी सी डी को मर्ज करके लिख दिया बीटा। इसी तरह से बी और ई को मैं मर्ज कर सकता हूँ, इसको लिख दिया गामा, और बी और एफ को मर्ज करके लिख दिया डेल्टा। अब इसके आगे मर्जिंग कैसे करनी है, यहाँ पर लिख दिया 4 इनपुट I1 I2 I3 I4। पहले लिखा I1 इनपुट ए सी डी को मर्ज करना है। नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट क्या है, डैश F1 डैश, तो इन डैश में मैं ले सकता हूँ F1, तो आउटपुट तो लेंगे 1, तो यहाँ पर देखो आउटपुट लिख दिया 1। अब F है,
एफ को किससे रिप्रेजेंट किया है? इन 4 मैक्सिमल कंपैटिबल स्टेट्स को देखो, एफ को रिप्रेजेंट किया था डेल्टा से, तो यहाँ पर डेल्टा लिख दिया। इसी तरह से I2 देखते हैं, ए सी डी देखना है आपने, ए सी डी, ये डैश डैश है मतलब आउटपुट है 1, तो देखो आउटपुट है 1। ये है ई, ई देखो कहाँ पर है, बी ई, ई को किससे रिप्रेजेंट किया है? गामा से, तो यहाँ लिख देना है गामा। अगेन I3 डी, हम कंबाइन करते हैं ए सी डी, ए सी डी। अब यहाँ देखो ए सी डी, आउटपुट है 1, आउटपुट तो लिख दिया 1। आगे है BC, नेक्स्ट स्टेट है BC। अब BC कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पर कहाँ यूज हुआ, यहाँ पर BC कॉम्बिनेशन यूज हुआ, डेट इज बीटा, तो यहाँ पर लिख देना है बीटा। आगे है I4, ACD डैश डैश डैश, तो यहाँ पर डैश ही रहने देना है। इसी तरह से आगे कंबाइन करना है BCD, BCD को मर्ज करना है, जैसे मैंने किया मर्ज। इनपुट I1, अब यहाँ देखो डैश डैश F1, आउटपुट लेंगे 1, आउटपुट लिख दिया 1। एफ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ यहाँ पर यूज हुआ मतलब गामा। आगे देखो I2, यहाँ पर कंसेप्ट चेंज होगा, BCD, मैं इसको देखता हूँ, आउटपुट है 1, ये डैश डैश, तो आउटपुट 1 ले सकता हूँ, मैंने आउटपुट ले लिया 1। अब यहाँ पर है D, सिंगल है D। अब बच्चों D यहाँ भी यूज हो रहा है, D यहाँ भी यूज हो रहा है। यहाँ पर D को अल्फा से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ D को बीटा के साथ, तो इस तरह से लिखना है, D को अल्फा, या फिर इसका मतलब और मैं बीटा के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अल्फा या फिर बीटा। अगेन आगे देखते हैं I3 के लिए BCD को कंबाइन करना है, C1, आउटपुट तो लिख दिया 1। अब C, अगेन C देखो दो जगह पे है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है? अल्फा बीटा, तो इसको अल्फा या फिर बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन आगे आउटपुट तो 1, F यहीं पर ही है, F मतलब गामा, तो ये लिख दिया गामा। अगेन अब ये जो मैक्सिमल कंपैटिबल स्टेट्स है BE, इसको कंबाइन करना है, B और E, B यहाँ पर है और E है यहाँ पर। अब देखो, अब B और E को देखो, आउटपुट देखो डैश है 0, तो आउटपुट 0 ले सकते हैं, तो ये ले लिया 0। अब यहाँ पर है C नेक्स्ट स्टेट, C देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा या फिर बीटा। इसी तरह से B और E में इसको देखते हैं, D1, आउटपुट ले लिया 1, D को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? D यहाँ पर है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अगेन बच्चों मैं BF बता देता हूँ जल्दी से, दिस इज B, दिस इज F, इनको मर्ज करना है, तो BF हमने कैसे मर्ज किया है? गामा। ट्रांजिशन देखते हैं, D0, 0 लिख दिया, D मतलब अल्फा बीटा, तो अल्फा हो सकता है या फिर बीटा, इसका मतलब अल्फा या फिर बीटा। अगेन इनपुट I2 के लिए देखते हैं, B और F के लिए देख रहे हैं, 1 1 आउटपुट सेम, AD। अब यहां पर देखो AD कहां पर यूज हुआ? AD यहां पर यूज हो रहा है, कंबाइन AD को किससे रिप्रेजेंट किया है? अल्फा, और कहीं भी AD नहीं है, यहां पर ये AD इकट्ठे यूज नहीं है, AD को किया है अल्फा, और आउटपुट क्या है? 1। अगेन इसको देख लेते हैं, B और F, डैश मतलब ये सेम लेंगे, मतलब आउटपुट हुई 1, तो बच्चों यहाँ पर आउटपुट आएगी 1, सॉरी ये मिस्टेक है। F देखो, F यहीं पर ही है मतलब गामा, तो दिस इस तरह से रिडक्शन कर दी। इनिशियली जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें टोटल स्टेट थी 6, आफ्टर रिडक्शन कितनी स्टेट बची? 4, हमने 2 स्टेट्स रिड्यूस कर दिया, तो जैसे ही 2 स्टेट रिड्यूस किया, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे इस केस में नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3 यूज होने थे, यहाँ पर 6 स्टेट थी, और 6 स्टेट को बाइनरी से रिप्रेजेंट करते तो 3 बाइनरी बिट चाहिए थी, तो टोटल 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए थे। यहाँ पर स्टेट्स हैं 4, केवल 2 ही फ्लिप फ्लॉप से हम सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या था, ये जो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट्स थी ए से लेके एफ तक, ये सारी की सारी मैक्सिमल कंपैटिबल्स में यूज हो रही थी। आप देख सकते हो ए से लेके एफ तक सारी की सारी यहाँ पर यूज हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बी एफ का सेट नहीं बनता, इसका मतलब बी एफ आपस में कंपैटिबल नहीं है। अब बी एफ आपस में कंपैटिबल नहीं होते तो बी एफ को मैं मर्ज नहीं कर सकता था, तो ये जो एंट्री है ये एंट्री नहीं करनी थी। ये जो टेबल बना है उसमें ACD, BCD और BE नहीं मर्ज होना था। अब ये जो F है, अब ये जो F है, उस F को तब इस रिड्यूस टेबल में कैसे एंटर करना था? नो डॉट ACD, BCD, BE इनको तो कर दिया आपस में मर्ज, पर इस F की भी एंट्री करनी थी, तो F को आपने यहाँ पर एज इट इज इसी तरह से लिखना था। फिर आगे क्या करना था? इनपुट I के लिए मतलब D को कैसे लिख सकते हैं?
अल्फा बीटा, तो आपने इस तरह से लिखना था अल्फा या फिर बीटा। आउटपुट क्या रहती, 0। अगेन ए को मर्ज करके किससे रिप्रेजेंट किया था, अल्फा से, आउटपुट क्या रहनी थी, 1। इसी तरह से आपने आगे की एंट्री कर लेनी थी। पर जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें सारी की सारी स्टेट्स यूज हो गई थी, यहां पर बना था बी एफ, तो उस केस में इस एफ की एंट्री नहीं करनी थी, एफ ऑलरेडी यहां पर यूज हो रहा था। इसी तरह से फॉर एग्जांपल सी भी अगर यहां पर यूज नहीं होता तो सी की भी मुझे यहां पर एंट्री करनी पड़नी थी, और साथ में ये वैल्यू भी चेंज हो जानी थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एफ को लेता, मतलब ये बी एफ नहीं होता, तो यहां पर था एफ, और फिर इस एफ की जब स्टेबल में एंट्री करनी थी यहां पर, तो उसको वहां पर एफ ही लिखना था।